यह अध्याय द डार्क लेगेसी के सफर को एक नई और अधिक यथार्थवादी दिशा देता है, जहां एक तरफ आर्यन की ताकत का दायरा इंसानी कल्टीवेटर्स की बराबरी करने लगता है, वहीं दूसरी तरफ बड़े शहरों की चकाचौंध के बजाय इस छोटे से गांव के कल्टीवेटर्स हॉल का वैभव इस कहानी को और भी सस्पेंस से भर देता है। द डार्क लेगेसी, एक नया सफर। अध्याय 45, शक्तियों का उत्थान, कल्टीवेटर्स हॉल और अप्रत्याशित खजाना। रात के ठीक 12 बज चुके थे। असली दुनिया की वो ढोल नगाड़ों और बधाइयों से भरी रात एक झटके में ओझल हो गई और आर्यन ने अपनी आंखें खोलीं। वो वापस इस जादुई दुनिया के उसी जर्जर लेकिन साफ सुथरे कमरे के बिस्तर पर था। यहां अभी सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। खिड़की से भोर की ठंडी और धुंधली रोशनी अंदर आ रही थी। जैसे ही आर्यन बिस्तर से उठकर बैठा, ठीक उसी वक्त उसके पास सो रहा नन्हा श्वेत शार्दूल भी जाग गया। उसने अंगड़ाई ली और अपनी नीली आंखें मलते हुए आर्यन के पैरों से लिपट गया। शार्दूल को देखकर आर्यन गहरी सोच में डूब गया। शार्दूल को इस तरह बंद कमरे में हमेशा के लिए कैद रखना मुमकिन नहीं था, और सिस्टम इन्वेंट्री के उस सुन्न नर्क में शार्दूल दोबारा जाना नहीं चाहता था। आर्यन मन ही मन, मुझे इस भाई के लिए जल्द से जल्द कोई इंतजाम करना होगा। बाजार जाकर देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऐसी जादुई स्पेस रिंग, स्टोरेज रिंग मिलती है जिसमें जीवित प्राणी भी सांस ले सकें। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो कम से कम कोई ऐसा जादुई बैग ही मिल जाए जिसमें मैं शार्दूल को छिपाकर अपने साथ हर जगह ले जा सकूं। सुबह का संवाद और नई उम्मीद। अभी आर्यन बाजार जाने का प्लान बना ही रहा था कि तभी नीचे से समर की चहकती हुई आवाज गूंजी। समर सीढ़ियों से चिल्लाते हुए, भैया, ओ आर्यन भैया, सुबह का गर्मा गर्म खाना तैयार है, जल्दी नीचे आ जाइए। आर्यन मुस्कुराते हुए नीचे हॉल में पहुंचा। आज समर और उसके अंधे दादाजी के चेहरों पर एक अजीब सी रौनक और असीम खुशी थी। आर्यन के दिए 5 सोने के सिक्कों ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी थी। घर में अच्छा राशन आ चुका था और दादाजी ने सुबह ही कल्टीवेशन को ऊर्जा देने वाला अद्भुत नाश्ता तैयार किया था। दादाजी हंसते हुए, आओ बेटा आर्यन, बैठो। आज बहुत सालों बाद मेरा ये दिल किसी उम्मीद से धड़क रहा है। इन पैसों से हम न केवल अपने घर की मरम्मत करवाएंगे, बल्कि मैंने और समर ने सोचा है कि हम इस घर को बाहर से आने वाले कल्टीवेटर यात्रियों के लिए एक सराय, होटल की तरह शुरू करेंगे। मेरी खाना बनाने की कला ही अब हमारे इस घर को दोबारा आबाद करेगी। आर्यन खुश होते हुए, दादाजी, ये बहुत ही बेहतरीन सोच है। आपका ये हुनर साम्राज्य के बड़े बड़े होटलों को धूल चटा देगा। खाना खाने के बाद आर्यन ने समर की तरफ देखा। आर्यन, समर, मुझे आज यहाँ के बड़े बाजार जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलकर मुझे वहां का रास्ता दिखाओगे? और हां, जरा इस बचे हुए खाने को एक साफ थाली में पैक कर दो। समर ने बिना कोई सवाल पूछे खुशी खुशी खाना पैक कर दिया। आर्यन उस थाली को लेकर ऊपर अपने कमरे में आया और उसने वो भोजन शार्दूल के सामने रख दिया। स्वादिष्ट भोजन देखकर शार्दूल की आंखें चमक उठीं। आर्यन शार्दूल के सिर को सहलाते हुए, खा लो मेरे भाई, आज मैं बाजार जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए कोई ऐसा इंतजाम कर सकूं जिससे तुम्हें इस कमरे में या इन्वेंट्री में घुट घुट कर न रहना पड़े। मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने रखूंगा। शार्दूल इतना समझदार था कि वो आर्यन की बात का मतलब समझ गया। उसने खुशी से चहकते हुए अपना खाना छोड़ दिया और उछलकर आर्यन के गालों को अपनी छोटी सी जीभ से चाटने लगा, मानो अपना आभार जता रहा हो। शक्तियों का महाउत्थान, लेवल 2 की सीमाएं पार। शार्दूल को खाना खिलाने के बाद आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और बेड पर पालथी मारकर बैठ गया। अब समय था अपनी बची हुई एक्सपी ऑफ एक्सपी का इस्तेमाल करके खुद को और ताकतवर बनाने का। आर्यन सिस्टम, मेरी बची हुई सारी एक्सपी को मेरे चारों मुख्य पैरामीटर्स में बराबर बांट दो और मेरी शक्ति को उसकी चरम सीमा पर पहुंचाओ। कमांड स्वीकार्य। एक्सपी का रूपांतरण शुरू हो रहा है। होस्ट के पैरामीटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। अगले ही पल आर्यन के पूरे शरीर की हड्डियों में एक कड़कड़ाहट गूंजी। शैंक की नसों में बहने वाला रक्त खौलने लगा और एक प्रचंड ऊर्जा उसके भीतर समा गई। सिस्टम की स्क्रीन उसके सामने चमक उठी। अपग्रेड पूर्ण। होस्ट के सभी पैरामीटर्स सफलतापूर्वक 70 के पार पहुंच चुके हैं। होस्ट का कुल माना वैल्यू लेवल 2 के अधिकतम स्तर 150 पर पहुंच चुका है। आर्यन ने अपनी मुट्ठियों को भींचा। हवा में एक हल्की सी गूंज उठी।
उसने महसूस किया कि उसके शरीर की ताकत अब पहले जैसी साधारण नहीं रही थी। आर्यन मन ही मन दंग होते हुए, उफ, ये ताकत, ये तो अविश्वसनीय है। मुझे लगता है कि इस असीम शारीरिक क्षमता और 150 माना के साथ मैं अब इस दुनिया के कल्टीवेशन के सबसे पहले और बुनियादी पड़ाव माना गैदरिंग स्टेज के किसी भी वास्तविक कल्टीवेटर से सीधे आंखें मिलाकर बराबरी का मुकाबला कर सकता हूं। चंदनपुर गांव का साधारण बाजार। आर्यन नीचे उतरा और समर के साथ बाजार की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उन्होंने गांव के मुख्य बाजार में कदम रखा, आर्यन की आंखें खुली की खुली रह गईं। मूनलाइट साम्राज्य के इस छोटे और साधारण से गांव का नाम चंदनपुर था। भले ही ये एक साधारण सा गांव था, लेकिन कल्टीवेशन की दुनिया का हिस्सा होने के कारण यहां का बाजार भी काफी बड़ा और हलचल से भरा था। चारों तरफ लकड़ी और पत्थरों की बनी दुकानें थीं। दुकानों पर ऐसी ऐसी जादुई वस्तुएं, चमकते हुए हथियार और कल्टीवेशन के साधारण पौधे बिक रहे थे जिन्हें आर्यन ने अपनी असली दुनिया में कभी नहीं देखा था। समर लगातार एक गाइड की तरह आर्यन को हर वस्तु का विवरण दे रहा था। आर्यन, जो अब तक इस जगह का नाम भी नहीं जानता था, उसने धीरे से समर से पूछा, आर्यन, समर, सब कुछ बहुत नया है, लेकिन मैं ये पूछना भूल गया था कि इस प्यारे और शांत इलाके का नाम क्या है। समर एक पल के लिए बुरी तरह हैरान हो गया। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए आर्यन को देखा। समर अचरज से, भैया, आप सचमुच बड़े अजीब हैं। आप इतने बड़े योद्धा हैं और आपको इस जगह का नाम भी नहीं पता। भैया, ये मूनलाइट साम्राज्य, मूनलाइट एम्पायर का एक छोटा और साधारण सा गांव है जिसे सब चंदनपुर कहते हैं। भले ही ये एक गांव है, लेकिन यहां से जादुई जंगलों का रास्ता पास होने के कारण कल्टीवेटर्स की चहल पहल बनी रहती है। आर्यन बात संभालते हुए, अच्छा, चंदनपुर प्यारा गांव है। समर, असल में मैं एक स्टोरेज रिंग खरीदना चाहता हूं ताकि मैं अपना सामान सुरक्षित रख सकूं। हमें कहां जाना होगा? समर, ओहो भैया, स्पेस रिंग कोई साधारण चीज नहीं है। उसके लिए हमें यहाँ के कल्टीवेटर्स हॉल जाना पड़ेगा। वो इस पूरे गांव की सबसे वीआईपी और सुरक्षित जगह है, जहां केवल कल्टीवेटर्स ही जा सकते हैं और वहां कल्टीवेशन से जुड़ी चीजों की बिक्री होती है। चलिए, मैं आपको वहीं ले चलता हूं। कल्टीवेटर्स हॉल के पहरेदार की बदतमीजी। समर आर्यन को लेकर चंदनपुर गांव के बीचों बीच स्थित एक विशाल और नक्काशीदार इमारत के सामने पहुंचा। ये कल्टीवेटर्स हॉल था। इसके मुख्य द्वार पर दो भारी बख्तरबंद पहरेदार गार्ड्स हाथों में भाले लिए खड़े थे। वे अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही पहरेदारों की नजर साधारण कपड़ों में सजे आर्यन और फटे पुराने कपड़ों वाले समर पर पड़ी, उनके चेहरों पर हिकारत और नफरत के भाव आ गए। एक मुख्य पहरेदार ने अपना भारी भाला उनके आगे अड़ा दिया और बेहद बदतमीजी से चीखा। मुख्य पहरेदार दहाड़ते हुए, ओ भिखारियों के बच्चों, रुको यहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल्टीवेटर्स हॉल की सीढ़ियों पर पैर रखने की? आंखों से अंधे हो क्या? यह कोई खैरात बंटने वाली जगह नहीं है। यहां चंदनपुर और आसपास के इलाकों के रईस और कल्टीवेटर आते हैं। तुम जैसे कचरे और भिखारियों का यहां कोई काम नहीं है। चलो, भागो यहां से, वरना धक्का देकर बाहर फेंक दूंगा। समर डर के मारे आर्यन के पीछे छिप गया, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी, बेपरवाह मुस्कान थी। उसने अपनी रीढ़ सीधी की और पहरेदार की आंखों में आंखें डालकर गरिमा के साथ कहा, आर्यन, अपनी जुबान को लगाम दो। पहरेदार, हम यहां भीख मांगने नहीं आए हैं। मैं यहां अपने लिए एक स्टोरेज रिंग खरीदने आया हूं और मेरे पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त सोने के सिक्के भी मौजूद हैं। एक ग्राहक के साथ तमीज से बात करना सीखो। ये सुनकर वो पहरेदार जोर से ठहाका मारकर हंसा, जिससे आसपास के लोग भी उनकी तरफ देखने लगे। मुख्य पहरेदार मजाक उड़ाते हुए, हा, सुनो तो जरा इस लड़के को, ये कंगौल यहां स्टोरेज रिंग खरीदेगा। छोटे मुंह बड़ी बात करना कोई तुम जैसे भिखारियों से सीखे। जिसके बदन पर ढंग के कपड़े न हों, वो सोने के सिक्कों की बात करता है। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं, आखिरी बार सीधे रास्ते से भाग जाओ, वरना। आर्यन शांत आवाज में, वरना क्या चंदनपुर का ये कल्टीवेटर्स हॉल अपने वीआईपी मेहमानों की पहचान किए बिना ही उन्हें धक्का मार देता है? अगर पहचान पत्र ही देखना है तो ये देखो।
आर्यन ने बिना कोई समय गंवाए अपनी जेब से वही चमकदार सोने का वीआईपी गिल्ड कार्ड निकाला और पहरेदार के चेहरे के ठीक सामने लहरा दिया। उस कार्ड पर मूनलाइट गिल्ड की शाही मोहर लगी थी और वाइस गिल्ड मास्टर के जादुई हस्ताक्षर चमक रहे थे। कार्ड की उस राजसी सुनहरी चमक को देखते ही पहरेदार के शब्द उसके हलक में ही फंस गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका पूरा बदन पसीने से भीग गया और उसके हाथ से भाला छूटते छूटते बचा। वीआईपी गोल्ड कार्ड का मतलब था कि सामने खड़ा लड़का कोई साधारण कल्टीवेटर नहीं, बल्कि गिल्ड के सबसे शीर्ष अधिकारियों का खास मेहमान था। मुख्य पहरेदार कांपते हुए तुरंत झुकते हुए, माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी कि मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी नौकरी मत छीनिए हुजूर। आप अंदर जा सकते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर्यन ने उपेक्षा से उसकी तरफ देखा और समर का हाथ पकड़कर कल्टीवेटर्स हॉल के भीतर दाखिल हो गया। समर तो अंदर ही अंदर गर्व से फूला नहीं समा रहा था कि उसके आर्यन भैया ने एक झटके में उस घमंडी पहरेदार की औकात दिखा दी। हॉल की भव्यता और जादुई लिफ्ट, जैसे ही वे दोनों अंदर पहुंचे वहां की भव्यता देखकर दंग रह गए। गांव का हॉल होने के बावजूद भीतर का नजारा किसी महल जैसा था। संगमरमर के फर्श पर जादुई पत्थरों की रोशनी बिखर रही थी। चारों तरफ कल्टीवेशन की बेशकीमती वस्तुएं कांच के बक्सों में सजी थीं। आर्यन वहां के एक काउंटर पर तैनात मुख्य कर्मचारी के पास पहुंचा। आर्यन, मुझे एक स्टोरेज रिंग, स्पेस रिंग खरीदनी है। वे कहाँ मिलेंगी? कर्मचारी सभ्यता से, आदरणीय ग्राहक, सभी प्रकार की जादुई स्टोरेज रिंग्स इस हॉल की चौथी मंजिल 4th फ्लोर पर उपलब्ध हैं। आप वहां जा सकते हैं। आर्यन ने जब ऊपर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि इस जादुई दुनिया के गांव में भी उसकी असली दुनिया की तरह एक विशाल लिफ्ट जैसी वस्तु मौजूद थी। लेकिन इस संसार में बिजली लाइट नहीं थी, बल्कि वो पूरी लिफ्ट बड़े बड़े नीले रंग के जादुई माना क्रिस्टल्स की ऊर्जा से संचालित हो रही थी। आर्यन और समर उस लिफ्ट पर सवार हुए और पलक झपकाते ही चौथी मंजिल पर पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ा हॉल था, जहां अलग अलग शीशे के काउंटरों में तरह तरह की जादुई अंगूठियां रखी थीं। हर अंगूठी के नीचे उसकी कीमत और उसकी विशेषता, जैसे कितना वजन संभाल सकती है, साफ साफ लिखी हुई थी। वहां अंगूठियों की कीमत 100 सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन से शुरू होकर 10,000 सोने के सिक्के तक जा रही थी। आर्यन ने काउंटर पर खड़े कर्मचारी से अपना मुख्य सवाल पूछा। आर्यन, क्या यहाँ कोई ऐसी विशेष स्टोरेज रिंग है जिसके भीतर किसी जीवित प्राणी या जीव को सुरक्षित रखा जा सके? कर्मचारी सर हिलाते हुए, क्षमा करें हुजूर, गिल्ड के नियमानुसार और जादुई बनावट के कारण किसी भी साधारण या महंगी स्टोरेज रिंग के भीतर हवा और जीवन का प्रवाह नहीं होता। इसलिए कोई भी जीवित वस्तु उसके अंदर जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनकर आर्यन को थोड़ा दुख हुआ और उसने मन ही मन शार्दूल के बारे में सोचकर एक ठंडी सांस ली। खैर, चूंकि आर्यन के पास पहले से ही उसकी सिस्टम इन्वेंट्री मौजूद थी, जिसमें वो अपना कोई भी मृत सामान रख सकता था, उसे ये रिंग सिर्फ दुनिया को दिखावे के लिए चाहिए थी, ताकि लोग उसकी शक्तियों पर शक न करें। इसलिए उसने ज्यादा पैसे बर्बाद न करते हुए 150 सोने के सिक्के की एक सबसे सस्ती स्पेस रिंग चुन ली, जिसके भीतर 15 फीट की खाली जगह थी। दूसरी मंजिल, जादुई बैग की तलाश। स्टोरेज रिंग लेने के बाद आर्यन ने कर्मचारी से पूछा कि क्या कोई ऐसा बैग मिल सकता है जिसमें वो अपने पालतू जीव को रख सके। कर्मचारी ने उसे दूसरी मंजिल, 2nd फ्लोर पर जाने की सलाह दी। जब आर्यन और समर दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां का नजारा चौथी मंजिल से बिल्कुल अलग था। चौथी मंजिल पर केवल अंगूठियों का सन्नाटा था, जबकि दूसरी मंजिल पर कल्टीवेटर्स की सहूलियत के लिए साधारण वस्तुओं की अलग अलग छोटी बड़ी दुकानें थीं। आर्यन देखता हुआ आगे बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र कोने में स्थित एक बेहद छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहां तरह तरह के बैग टंगे हुए थे। वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, जबकि बाकी दुकानों पर कम से कम 3 या 4 खरीदार मौजूद थे। इसका कारण ये था कि इस दुनिया के कल्टीवेटर्स अपने सामान को रखने के लिए बैग के बजाय आलीशान स्टोरेज रिंग पहनना ज्यादा पसंद करते थे। बैग रखना उनके स्टेटस के खिलाफ माना जाता था। आर्यन को लगा था कि यहाँ साधारण स्कूल बैग जैसे बैग होंगे, लेकिन जब उसने उनकी कीमतें देखी तो उसके होश उड़ गए। वहां बैगों की शुरुआती कीमत 20 सोने के सिक्के थी, जो बढ़ते बढ़ते 2000 सोने के सिक्के तक जा रही थी। ये बैग बाहर से बहुत छोटे दिखते थे,
लेकिन इनकी जादुई बनावट ऐसी थी कि बाहर की दिखावट कम होने के बावजूद इनके अंदर बहुत बड़ी जगह स्पेस होती थी। आर्यन ने उस दुकान के कर्मचारी से वही जीवित प्राणी वाली बात पूछी। कर्मचारी मुस्कुराया और उसने काउंटर के नीचे से एक मखमली काले रंग का विशेष जादुई बैग निकाला। कर्मचारी: हुजूर, ये एक अत्यंत दुर्लभ बैग है। इसकी कुल स्टोरेज क्षमता बाकी बैगों से बहुत कम है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसके भीतर कोई भी जीवित वस्तु पूरे 6 घंटे तक सुरक्षित और जिंदा रह सकती है। उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन इसकी दुर्लभता के कारण इसकी कीमत 1800 सोने के सिक्के 1800 गोल्ड कॉइन्स है। कीमत सुनकर आर्यन का दिल बैठ गया। उसके वीआईपी कार्ड में इस वक्त केवल 800 सोने के सिक्के जमा थे और उसके पास नकद कैश में सिर्फ 35 सोने के सिक्के बचे थे, क्योंकि उसने 190 में से 150 की रिंग खरीद ली थी और बाकी समर को दे दिए थे। उसके पास कुल मिलाकर भी आधे पैसे नहीं थे। आर्यन गहरे असमंजस और निराशा में डूब गया कि अब क्या करे। वाइज गिल्ड मास्टर से मुलाकात और 10,000 का कर्ज। तभी उस हॉल के मुख्य गलियारे में एक हलचल हुई। आर्यन ने सिर उठाकर देखा तो वहां से मूनलाइट गिल्ड के वही वाइज गिल्ड मास्टर गुजर रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक राजसी गरूर और अहंकार साफ दिख रहा था और वे किसी से गंभीर बात कर रहे थे। उनके चलने की रफ्तार से लग रहा था कि वे किसी बहुत जरूरी काम के सिलसिले में जल्दी में हैं। आर्यन ने एक पल सोचा और अपनी हिचकिचाहट को छोड़कर सीधे उनकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही वाइज गिल्ड मास्टर की नजर आर्यन पर पड़ी, उनके चेहरे का वो कड़ा गरूर गायब हो गया और उनकी आंखों में एक सच्ची खुशी चमक उठी। वे अपनी बातचीत रोककर सीधे आर्यन के पास आए। वाइज गिल्ड मास्टर उत्साह से: अरे आर्यन, छोटे भाई, कैसे हो तुम? सच बताऊं तो कल से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूं। तुम यहां कल्टीवेटर्स हॉल में क्या कर रहे हो? क्या यहां कुछ खरीदने आए हो? आर्यन थोड़ा झिझकते हुए: नमस्ते गिल्ड मास्टर, दरअसल मुझे यहां अपने एक पालतू जीव के लिए यह विशेष जादुई बैग खरीदना था। इसकी कीमत 1800 सोने के सिक्के है, लेकिन इस वक्त मेरे पास पैसों की थोड़ी कमी पड़ रही है। क्या मुझे आपसे कुछ सिक्के उधार मिल सकते हैं? वाइज गिल्ड मास्टर हंसते हुए: अरे छोटे भाई, तुम पैसों की चिंता क्यों करते हो? तुम भूल गए क्या, अभी हमारी गिल्ड ने तुम्हारे उन दोनों सायकली फूलों शैडो ब्लैक फ्लावर्स की पूरी कीमत तुम्हें अदा नहीं की है। मैं अभी गिल्ड मास्टर से मिलकर उसकी सही और सटीक कीमत तय नहीं कर पाया हूं, क्योंकि वे शहर से बाहर हैं। लेकिन तुम इस बैग के लिए परेशान मत हो। मैं तुम्हें अभी एडवांस के तौर पर सीधे 10,000 सोने के सिक्के 10,000 गोल्ड कॉइन्स उधार दे रहा हूं। जब फूलों की असली कीमत तय हो जाएगी, तब हम बाकी का हिसाब किताब आपस में देख लेंगे। ये कहकर वाइज गिल्ड मास्टर ने तुरंत अपने हाथ की एक बेहद कीमती रिंग को चमकाया और सीधे 10,000 सोने के सिक्कों का एक भारी भरकम थैला निकालकर आर्यन के हाथों में सौंप दिया। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी कल्टीवेटर्स हॉल का एक विशेष कर्मचारी, जो केवल अत्यंत वीआईपी ग्राहकों की सेवा के लिए नियुक्त था, दौड़ता हुआ वाइज गिल्ड मास्टर के पास आया। उसके हाथों में एक बेहद नक्काशीदार जादुई संदूक था। उस संदूक के भीतर से कल्टीवेशन को बढ़ाने वाली अलौकिक जड़ी बूटियां और क्रिस्टल्स चमक रहे थे। कर्मचारी झुकते हुए: वाइज गिल्ड मास्टर, आपका कल्टीवेशन बढ़ाने का विशेष सामान तैयार है। इसकी कुल कीमत नियमानुसार 1 लाख सोने के सिक्के 1 लाख गोल्ड कॉइन्स है। आर्यन ये देखकर दंग रह गया कि कल्टीवेशन की दुनिया के बड़े लोग 1-1 लाख सोने के सिक्के ऐसे खर्च करते थे जैसे कोई आम बात हो। वाइज गिल्ड मास्टर आर्यन से मुस्कुराते हुए: अच्छा छोटे भाई, जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं अभी एक बहुत जरूरी मिशन के सिलसिले में थोड़ी जल्दी में हूं। मुझे तुरंत निकलना होगा। बहुत जल्द तुमसे दोबारा गिल्ड में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखना। ये कहकर वे अपने कल्टीवेटर सैनिकों के साथ तेजी से आगे बढ़ गए। पास खड़ा समर ये सब देखकर पूरी तरह जड़ हो चुका था। उसकी आंखों में आर्यन के लिए सम्मान और खौफ 100 गुना बढ़ गया था। मूनलाइट साम्राज्य की इतनी बड़ी और ताकतवर हस्ती, जिसके सामने बड़े बड़े रईस झुकते थे, वो आर्यन को इतने प्यार से छोटे भाई कहकर बुला रही थी और बिना किसी गारंटी के 10,000 सोने के सिक्के सौंपकर चली गई। समर को समझ आ गया था कि उसका आर्यन भैया कोई साधारण इंसान नहीं है। घर वापसी और दुश्मन का घेरा। आर्यन ने बिना कोई देर किए उस कर्मचारी को 1800 सोने के सिक्के चुकाए और वो विशेष जादुई बैग खरीद लिया। अब उसके पास अपनी खुद की स्पेस रिंग भी थी
और शार्दुल के लिए वो सुरक्षित बैग भी। आर्यन और समर भारी खुशी और संतुष्टि के साथ वापस चंदनपुर गांव की गलियों से होते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते भर समर आर्यन को एक टकटकी लगाए देखता रहा, लेकिन जैसे ही वे दोनों अपने घर के मुख्य द्वार के सामने पहुंचे, उनके कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। घर के बाहर का माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण हो चुका था। वहां 10 से ज्यादा खूंखार लोग लाठी, डंडे और कल्टीवेटर तलवारें लिए खड़े थे, और उन सबके बीच में खड़ा था वही मोटे बदन का होटल का दलाल, जिसके चेहरे पर अभी भी आर्यन के थप्पड़ की वजह से एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई थी और उसकी आंखों में साक्षात खून उतरा हुआ था। वो अपने साथ अपने होटल के मालिक के कल्टीवेटर गुंडों को लेकर समर के घर पर कब्जा करने और आर्यन से अपने टूटे दांतों का बदला लेने आ चुका था। आगे का सफर और भी खूंखार होने वाला है। जब ये 10 कल्टीवेटर गुंडे आर्यन पर एक साथ हमला करेंगे, तो आर्यन अपनी लेवल 2 की 70 पार की शक्तियों और अपनी फौलादी ताकत से उनका क्या हश्र करेगा, और क्या नन्हा शार्दुल इस बैग के भीतर सुरक्षित रहकर आर्यन की इस पहली खूनी जंग का गवाह बनेगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ये अध्याय द डार्क लेगेसी के इतिहास का सबसे भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ है। यहां चंदनपुर गांव की धरती पर एक ऐसा संग्राम छिड़ा जिसने पूरे साम्राज्य के कानून विभाग को हिलाकर रख दिया। द डार्क लेगेसी एक नया सफर। अध्याय 46 चंदनपुर का खूनी संग्राम और कानून की बेड़ियां। चंदनपुर गांव की उस तंग और शांत गली में इस वक्त साक्षात मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। समर के घर के ठीक बाहर मूनलाइट साम्राज्य के कल्टीवेटर गुंडे हाथों में नंगी तलवारें और जादुई भाले लिए खड़े थे। उनके ठीक बीच में खड़ा था वो मोटे बदन का दलाल, जो अपने चेहरे की पट्टी को सहलाते हुए दानवों की तरह हंस रहा था। जैसे ही उसने आर्यन और समर को आते देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया। होटल का दलाल दहाड़ते हुए, आ गया तू, साले कंगाल कीड़े, कल तूने मुझ पर हाथ उठाया था ना? मेरे 2 दांत तोड़े थे। आज मैं तेरी एक एक हड्डी तोड़कर इसी चंदनपुर की मिट्टी में दफन कर दूंगा। ओए कल्टीवेटर्स, इस लड़के की जान ले लो और इस अंधे के घर को मलबे में मिला दो। दलाल का इशारा पाते ही 3 भारी भरकम कल्टीवेटर्स ने सीधे आर्यन पर धावा बोल दिया। आर्यन ने पलक झपकते ही समर को पीछे धकेला और खुद फौलाद की तरह आगे बढ़ा। भयंकर युद्ध, आर्यन की नई शक्ति का तांडव। आर्यन के शरीर में इस वक्त लेवल 2 के 70 पार वाले पैरामीटर्स दौड़ रहे थे और उसकी रगों में 150 माना का समुंदर उबल रहा था। जैसे ही पहले 2 गुंडे उसकी छाती पर वार करने के लिए आगे बढ़े, आर्यन ने अपनी गजब की फुर्ती, एजिलिटी का इस्तेमाल किया। वो हवा की रफ्तार से घूमा और उनके वार को हवा में ही डॉज कर दिया। धड़ाक, चटक। आर्यन ने अपनी बेहतर स्ट्रेंथ का पूरा दम लगाकर पहले गुंडे की पसली पर ऐसा मुक्का मारा कि उसकी हड्डियां कांच की तरह टूट गईं। वो गुंडा हवा में 10 फीट पीछे उड़ा और सीधे उस आलीशान होटल की दीवार से जा टकराया। दूसरे गुंडे ने जैसे ही अपनी तलवार से आर्यन की गर्दन काटनी चाही, आर्यन ने अपनी नंगी हथेली से उस जादुई तलवार के ब्लेड को बीच से पकड़ लिया और एक झटके में उसके 2 टुकड़े कर दिए। शुरुआती कुछ मिनटों तक ऐसा लगा मानो आर्यन अकेला ही उन सब पर भारी था, लेकिन ये दुश्मन कोई साधारण सड़क छाप गुंडे नहीं थे। वे माना गैदरिंग स्टेज के प्रशिक्षित कल्टीवेटर्स थे। जब उन्होंने देखा कि उनके 3 साथी जमीन पर खून थूक रहे हैं, तो उनके लीडर ने अपनी चाल बदली। गुंडों का लीडर क्रोध से, ये कोई साधारण लड़का नहीं है, इसके पास गुप्त जादुई ताकत है। सब एक साथ घेरा बनाओ और माना फॉर्मेशन से इस पर चौतरफा वार करो। अगले ही पल बचे हुए 7 कल्टीवेटर्स ने आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अपनी तलवारों में अपनी पूरी माना ऊर्जा को डालना शुरू किया, जिससे उनकी तलवारों से नीली और खूंखार जादुई किरणें निकलने लगीं। आर्यन के पास इस वक्त कोई हथियार नहीं था, उसकी इन्वेंट्री में केवल वो टूटी हुई तलवार थी। चारों तरफ से एक साथ जादुई वार, माना स्लैशेस आर्यन के जिस्म पर होने लगे। आर्यन ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक तेज और तीखा वार उसकी पीठ पर लगा, जिससे उसका मांस फट गया और खून की धार बहने लगी। उसका स्टैमिना तेजी से गिरने लगा। गुंडों ने उसे घेरकर जमीन पर गिरा दिया और बेरहमी से लातों और तलवार की मूठ से उसे कुचलने लगे। आर्यन मुंह से खून थूक रहा था और उसकी हालत बदतर होती जा रही थी। समर दूर खड़ा रो रहा था,
लेकिन किसी की हिम्मत उन्हें बचाने की नहीं थी। घर की छत से श्वेत शार्दूल का रौद्र रूप आर्यन को इस तरह मरणासन्न हालत में तड़पता देख समर के घर की ऊपरी मंजिल की खिड़की पर एक भयानक हलचल हुई। नन्हा श्वेत शार्दूल, जो कमरे में आर्यन के आने का इंतजार कर रहा था, उसने खिड़की से अपने भाई को खून से लथपथ देखा। अपने रक्षक और भाई को इस हाल में देखकर उस मासूम जीव के भीतर छिपा परम जादुई जानवर मिस्टिकल बीस्ट जाग उठा। दहाड़ू! एक ऐसी भयंकर और गगनभेदी दहाड़ गूंजी कि चंदनपुर गांव की जमीन कांप उठी। समर के घर की छत से एक सफेद बिजली की तरह वो जीव सीधे नीचे युद्ध के मैदान में कूदा, लेकिन जमीन पर पैर रखते ही उसका छोटा सा रूप गायब हो गया। गुस्से के मारे शार्दूल का शरीर आकार बदलने लगा। उसकी नीली आंखें साक्षात काल की तरह चमकने लगीं और उसके पूरे बदन से नीली जादुई आग की लपटें निकलने लगीं। शार्दूल इस वक्त एक खूंखार शिकारी बन चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कल्टीवेटर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शार्दूल ने एक झटके में एक गुंडे के चेहरे को अपने कंटीले पंजों से फाड़ दिया, जिससे उसकी आंख बाहर आ गई। दूसरे ही पल उसने गुंडों के लीडर की गर्दन को अपने जबड़े में दबोच लिया और उसकी रीढ़ की हड्डी को चबा डाला। गली में चारों तरफ खून की नदियां बहने लगीं। वो दलाल डर के मारे वहीं पैंट में पेशाब कर बैठा और रेंगते हुए भागने लगा। कानून विभाग का शिकंजा, असली वजह का खुलासा। चंदनपुर जैसे शांत और साधारण गांव के इतिहास में ऐसा खूनी मंजर पहले कभी नहीं देखा गया था। चारों तरफ फैली जादुई ऊर्जा और श्वेत शार्दूल के खौफनाक रूप की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस तबाही की खबर सीधे मूनलाइट साम्राज्य के कानून विभाग, लॉ डिपार्टमेंट और शाही सैनिकों तक पहुंच गई। रुको, कानून के नाम पर आत्मसमर्पण करो। भारी लोहे के बख्तरबंद कपड़ों में सजे 50 से ज्यादा सैनिकों की एक टुकड़ी ने पूरी गली को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया। उनके हाथों में बड़े बड़े जादुई शिकंजा जाल, एंटीमाना नेट्स थे। कानून विभाग के चीफ ने जब जमीन पर कल्टीवेटर्स की लाशें और बीच में खून से सना खड़ा वो खूंखार श्वेत शार्दूल देखा तो उसका चेहरा डर और गुस्से से पीला पड़ गया। कानून विभाग का चीफ कांपती आवाज में चिल्लाया, ये तो प्रतिबंधित श्वेत शार्दूल, व्हाइट शार्दूल है। ये जादुई जंगलों का सबसे खतरनाक जीव है, जिसका इंसानी बस्तियों में आना सख्त मना है। सैनिकों, इस लड़के और इस जानवर को तुरंत बंदी बनाओ। इस लड़के की वजह से ही ये आदमखोर श्वेत शार्दूल आज हमारे चंदनपुर गांव के भीतर घुस आया है और इसने यहां के नागरिकों का नरसंहार किया है। यह पूरे साम्राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध है। असल में कानून विभाग ने आर्यन को सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं पकड़ा था। असली गुनाह ये माना गया कि आर्यन के कारण एक प्रतिबंधित और विनाशकारी जादुई जीव चंदनपुर गांव की सीमा के भीतर दाखिल हो गया था, जिससे पूरे गांव की जान खतरे में पड़ गई थी। सैनिकों ने एक साथ 7 जादुई जाल शार्दूल के ऊपर फेंके। उन जालों की वजह से शार्दूल की माना शक्ति पूरी तरह ब्लॉक हो गई और वो बेदम होकर वापस अपने छोटे मासूम रूप में आ गया और बेहोश हो गया। आर्यन पहले ही जख्मी था। सैनिकों ने उसे और बेहोश शार्दूल को भारी लोहे की कड़ियों और बेड़ियों में जकड़ लिया। वाइस गिल्ड मास्टर का आश्वासन और गिल्ड मास्टर का इंतजार। आर्यन को जब लहूलुहान हालत में जंजीरों से बांधकर कालकोठरी की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी भीड़ को चीरता हुआ मूनलाइट गिल्ड का एक शाही रथ वहां आकर रुका। रथ से कोई और नहीं बल्कि वही वाइस गिल्ड मास्टर उतरे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। कानून विभाग के चीफ ने तुरंत झुककर उन्हें सलाम किया। कानून विभाग का चीफ, वाइस गिल्ड मास्टर, इस लड़के ने साम्राज्य के कानून को तोड़ा है। इसकी वजह से एक श्वेत शार्दूल गांव के अंदर घुस आया और उसने यहां इतनी तबाही मचाई। हमें इसे मृत्युदंड देना ही होगा। वाइस गिल्ड मास्टर ने चीफ को एक तीखी नजरों से घूरा और सीधे जंजीरों में बंधे आर्यन के पास आए। उन्होंने देखा कि इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद आर्यन की आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि वही फौलादी गर्व चमक रहा था। वाइस गिल्ड मास्टर आर्यन के कान में धीरे से, आर्यन, छोटे भाई, स्थिति बहुत गंभीर है। तुमने समर के परिवार को बचाने के लिए जो किया, मैं उसकी कद्र करता हूं। लेकिन इस जीव शार्दूल का गांव में आना कल्टीवेशन नियमों के तहत एक अक्षम्य अपराध माना जाता है। यह कानून विभाग सीधे साम्राज्य के अधीन काम करता है, इसलिए मैं यहां सरेआम कूटनीति के बिना इन्हें नहीं रोक सकता। लेकिन तुम हौसला मत हारना।
उन्होंने आर्यन के जख्मी कंधे पर हाथ रखा और चीफ की तरफ देखकर बेहद भारी और कड़कती आवाज में कहा, वाइस गिल्ड मास्टर, चीफ, तुम इस लड़के को कस्टडी में रख सकते हो, लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। काल कोठरी के भीतर इस लड़के या इसके जीव को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। इसके जख्मों पर तुरंत शाही मरहम लगाया जाए। यह मूनलाइट गिल्ड का एक अत्यंत सम्मानित वीआईपी मेहमान है। और सुनो, इस पूरे मामले का आखिरी और अंतिम फैसला अब तभी होगा जब हमारे गिल्ड मास्टर कल सुबह बड़े शहर से वापस चंदनपुर लौटेंगे। उनकी अदालत में ही तय होगा कि न्याय क्या है। वाइस गिल्ड मास्टर की धमक सुनकर चीफ ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया। वाइस गिल्ड मास्टर ने आर्यन को एक सांत्वना भरी नजर से देखा, मानो कह रहे हों कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सैनिक आर्यन और बेहोश नन्हे शार्दुल को लेकर उस अंधेरी, ठंडी और संकरी कालकोठरी की तरफ बढ़ गए। जंजीरों की खनखनाहट के बीच आर्यन ने अपने दांत भींचे और मन ही मन कहा, तारांकन गिल्ड मास्टर जो भी हो, अगर कल सुबह मुझे और मेरे भाई शार्दुल को इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और इस चंदनपुर की जेल को मलबे के ढेर में बदल दूंगा। आगे का सफर और भी रोंगटे खड़े करने वाला होने वाला है। जब कल सुबह चंदनपुर गांव के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी गिल्ड मास्टर वापस लौटेंगे, तो क्या वे उस अमीर होटल मालिक के पैसे और साम्राज्य के कड़े नियमों के आगे झुककर आर्यन और शार्दुल को मौत की सजा सुना देंगे, या आर्यन अपनी बची हुई शक्तियों और सिस्टम की मदद से इस पूरी अदालत को ही तहस नहस कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहें द डार्क लेगेसी एक नया सफर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।